नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन को कहीं ना कहीं छूता तो है, भले ही हम रोजाना इस पर सोचते ना हो। राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास राजनीतिक सिद्धांत, स्वरूप और महत्व शीर्षक वाले कुछ दस्तावेज हैं और उनमें इस विषय पर काफ़ी दिलचस्प बातें कही गई हैं। तो आज हमारा इरादा क्या है? हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजनीतिक सिद्धांत है क्या चीज़। क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबों की बातें हैं, या इसका हमारी सरकारें कैसे चलती हैं, हमारे समाज कैसे बनते हैं और हम एक नागरिक के तौर पर क्या सोचते हैं, इससे कोई सीधा लेना देना है? ये समय के साथ कैसे बदला है और आज के दौर में इसे समझना क्यों जरूरी हो गया है? चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या? अक्सर लोग इसे बस राजनीति या जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कुछ ज्यादा है ना? स्रोत बताते हैं कि इसमें विज्ञान और दर्शन, वो दोनों चीजें मिली हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ घटनाओं का एक ब्यौरा नहीं है, इसे आप राजनीति का एक तरह का एक्सरे समझ सकते हैं। एक्सरे? हाँ, जो सतह के नीचे जो ढांचा है, जो मान्यताएं हैं, उनको दिखाता है। जैसे एक विचारक हैं ब्लूएन, उन्होंने इसे अमूर्त राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल कहा है। कहने का मतलब ये है कि ये असल दुनिया की राजनीति को समझने के लिए एक वैचारिक नक्शा या ढांचा बनाने की कोशिश करता है, ताकि हम राजनीतिक डेटा को बेहतर तरीके से इकट्ठा कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। और एंड्रयू हाकर ने भी एक दिलचस्प बात कही थी कि आदर्श रूप में राजनीतिक सिद्धांत को निर्लिप्त और निष्पक्ष होना चाहिए। निर्लिप्त और निष्पक्ष। हाँ, यानी किसी खास पक्ष या विचारधारा के प्रति झुकाव रखे बिना वो सच्चाई की तलाश करे। हालांकि ये कितना हो पाता है असलियत में, वो तो खैर एक अलग बहस का मुद्दा है। हाँ, ये निष्पक्षता वाली बात तो राजनीति में हमेशा ही एक चुनौती रहती है। बिल्कुल। और डेविड हेल्ड का क्या कहना है इस पर? उन्होंने इसे और कैसे समझाया है? डेविड हेल्ड ने इसे और भी व्यापक तरीके से देखा है। हाँ। उनके अनुसार ये राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणाओं और सामान्यीकरणों का एक नेटवर्क है। अच्छा, नेटवर्क। हाँ, इसमें सिर्फ सरकार या राज्य ही नहीं आते, बल्कि समाज, व्यक्ति की क्षमताएं क्या हैं, अधिकार, कर्तव्य, इन सब से जुड़े विचार, मान्यताएं, तर्क, वो सब शामिल होते हैं। ये एक पूरा ताना बाना है, आप कह सकते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी की परिभाषा देखें तो वो इसे और सरल बनाती है। वो कहती है कि ये विचारों का एक समूह है जो राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन करने, उनकी व्याख्या करने और यहाँ तक कि उनके बारे में भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि समझना, उसको आंकना और आगे क्या हो सकता है ये देखना भी है। तो इसमें दो पहलू साफ दिख रहे हैं। एक तरफ मूल्यों और आदर्शों की बात है कि भाई क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ तथ्यों और हकीकत का विश्लेषण है कि क्या है। पूछती है आदर्श क्या है, लक्ष्य क्या होने चाहिए। राइट। और दूसरी है अनुभवजन्य या वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसे एम्पिरिकल या साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ये तथ्यों पर आधारित होती है। ये देखती है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं असल में काम कैसे करती हैं, लोग वोट क्यों देते हैं किसी खास तरह से, क्रांतियां क्यों होती हैं, जो हो रहा है उसे समझना और उसकी व्याख्या करना। और ये जो शब्द है सिद्धांत या थ्योरी, हाँ, क्या इसका मतलब सिर्फ एक अंदाजा या कोई हवाई सोच है? क्योंकि आम भाषा में तो हम थ्योरी को कई बार ऐसे ही हल्की में ले लेते हैं। नहीं, यहाँ इसका मतलब काफी गहरा है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये शब्द यूनानी भाषा के थियोरिया, हाँ, इसका जो मूल अर्थ था वो था किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, उस पर गहराई से चिंतन करना ताकि उसे समझा जा सके। ये सिर्फ एक विचार उछाल देना नहीं है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी विचारक की किसी विषय पर पूरी सोच। उसमें तथ्य भी होते हैं, उन तथ्यों की व्याख्या भी होती है, ऐतिहासिक समझ भी होती है, मूल्यों पर आधारित निर्णय भी होते हैं और भविष्य के लक्ष्य और नीतियां भी हो सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक कच्ची परिकल्पना है। ये सोच और तर्क का एक व्यवस्थित संयोजन है, एक तरीका है जिससे हम राजनीतिक दुनिया की जटिलताओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात साफ हुई कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राजनीति की रिपोर्टिंग नहीं है,
ये उसे समझने, परखने और शायद बेहतर बनाने का एक गहरा प्रयास है, जिसमें दर्शन और विज्ञान दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अच्छा, अब अगर हम इसके स्वभाव या प्रकृति की बात करें, तो स्रोत बताते हैं कि ये इतिहास, दर्शन और विज्ञान का एक मिश्रण है। ये तीनों चीजें मिलकर इसे कैसे आकार देती हैं, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये तीनों पहलू इसके आप कह सकते हैं डीएनए की तरह है, और इन्हें अलग करके राजनीतिक सिद्धांत को समझना वाकई मुश्किल है। पहला है इतिहास के आईने में। देखिए, कोई भी राजनीतिक विचार हवा में तो पैदा नहीं होता, है ना? सही बात है। राजनीतिक उथल-पुथल थी, उसे ध्यान में रखना होगा। स्रोत सही कहते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ के बिना सिद्धांत की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और जो महान राजनीतिक विचारक हुए हैं, प्लेटो, अरस्तू से लेकर हॉब्स, रूसो, मार्क्स, गांधी तक, उनके विचार सिर्फ अपने समय के लिए नहीं थे। उनमें कुछ ऐसी बातें थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और शायद भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। तो इतिहास हमें एक संदर्भ देता है, एक निरंतरता दिखाता है। अच्छा, और दूसरा पहलू दर्शन? दूसरा है दर्शन की कसौटी पर। यहीं पर सिद्धांत सिर्फ क्या है से आगे बढ़कर क्या होना चाहिए कि मुश्किल सवालों से टकराता है। न्याय क्या है? क्या समानता ज्यादा जरूरी है या स्वतंत्रता? राज्य का नागरिकों के जीवन में कितना दखल होना चाहिए? हाँ, ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, ये वो गहरे नैतिक और आप कह सकते हैं अस्तित्व संबंधी सवाल हैं जो राजनीतिक सिद्धांत पूछता है। और दर्शन ही है जो इन विचारों को महज किसी की व्यक्तिगत राय से ऊपर उठाकर तर्क, विश्लेषण और सुसंगतता की मांग करता है, उन्हें एक बौद्धिक गहराई देता है। जब हम किसी नीति पर बहस करते हैं कि वो सही है या गलत, तो हम अनजाने में ही सही राजनीतिक दर्शन के दायरे में होते हैं। और तीसरा विज्ञान? और तीसरा है विज्ञान की नजर से। यहाँ कोशिश होती है कि राजनीति के अध्ययन को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाए, तर्कसंगत हो और प्रमाण आधारित हो। बेशक राजनीति कोई प्रयोगशाला का प्रयोग तो है नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी सिद्धांतकार कोशिश करते हैं कि वे पक्षपात से बचें, मतलब वस्तुनिष्ठ रहें, तटस्थ रहें, अपने तर्कों को तथ्यों और आंकड़ों से साबित करें और ऐसे मॉडल बनाएं जिनकी किसी हद तक जांच की जा सके। ये पहलू राजनीति को सिर्फ अटकलों या इच्छाओं से अलग करके एक अनुशासित अध्ययन बनाने पर जोर देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये तीनों पहलू एक साथ काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अतीत में क्या हुआ, इतिहास या क्या होना चाहिए दर्शन, बल्कि ये वर्तमान को समझने, विज्ञान और शायद भविष्य को आकार देने की भी कोशिश करता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी भी है और अनुशंसात्मक प्रिस्क्रिप्टिव भी। वो बताता है कि राजनीतिक चीजें क्यों होती हैं, उनके पीछे क्या कारण है, और साथ ही ये भी सुझाता है कि बेहतर समाज और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये राजनीति को सिर्फ चुनाव या सरकारों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे अर्थव्यवस्था, समाज, मनोविज्ञान, नैतिकता और यहाँ तक कि पर्यावरण जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़कर देखता है। अंतिम लक्ष्य सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करना है। तो क्या ये सिद्धांत हमेशा से ऐसा ही रहा है, मतलब जिसमें ये तीनों पहलू इसी तरह मौजूद थे, या समय के साथ इसके रूप और जोर में बदलाव आए हैं? स्रोतों में इसके विकास या इवोल्यूशन की बात भी कही गई है। हाँ, इसमें काफी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ये कोई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहा है। मोटे तौर पर हम इसके विकास को 3 बड़े चरणों में देख सकते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं। अच्छा। पहला चरण है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। ये प्राचीन यूनान और रोम से शुरू होकर मध्य युग तक चलता है। इस दौर के चिंतकों जैसे प्लेटो और अरस्तू का मुख्य सरोकार था एक अच्छा जीवन क्या है, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। हाँ, नैतिक मूल्यों पर जोर था। बिल्कुल, न्याय, सदाचार जैसे नैतिक मूल्यों पर बहुत जोर था। उन्होंने अलग अलग शासन प्रणालियों का अध्ययन तो किया, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अक्सर एक नैतिक आदर्श की तलाश होता था। फिर दूसरा चरण है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। ये पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के बाद का दौर है। यहाँ धीरे धीरे फोकस बदला, जोर इस बात पर ज्यादा आ गया कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है, क्या है, बजाय इसके कि उसे कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अच्छा, मतलब यथार्थ पर ज्यादा ध्यान। हाँ, यथार्थ पर। वैज्ञानिक क्रांति का असर यहाँ भी दिखा। अनुभव, तथ्य और वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाने लगा। इसी दौर में कई नई धाराएं उभरी, जैसे कि व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, जिसने कहा कि हमें सिर्फ लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए जिसे मापा जा सके। हाँ, वोटिंग पैटर्न वगैरह। हाँ बिल्कुल।
अमूर्त मूल्यों का नहीं। फिर आया संस्थागतवाद, इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसने राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क्सवाद भी इसी दौर में आता है, जिसने राजनीति को आर्थिक संबंधों और वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखा। इन सब में कोशिश थी राजनीति को ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की। ठीक है, और अब का दौर समकालीन। तीसरा और मौजूदा चरण है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी। आज के दौर में विचारक ये महसूस कर रहे हैं कि शायद किसी एक चरम पर जाना ठीक नहीं है। ना तो हम सिर्फ मूल्यों की बात करके यथार्थ को नकार सकते हैं, और ना ही सिर्फ तथ्यों के पीछे भागकर मूल्यों को अनदेखा कर सकते हैं। संतुलन की बात। हाँ, संतुलन। तो आज का सिद्धांत ज्यादा मिला जुला है। ये ऐतिहासिक संदर्भ को भी महत्व देता है, दार्शनिक विश्लेषण भी करता है, जिसे संकल्पनात्मक विश्लेषण कहते हैं, तर्क वितर्क को भी अहम मानता है, और वैज्ञानिक मॉडल बनाने की कोशिश भी करता है। ये एक तरह से शास्त्रीय परंपरा यानी मूल्य और इतिहास, और आधुनिक विज्ञान यानी तथ्य और विश्लेषण के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, ये देखना कि कैसे सोच का पेंडुलम एक तरफ गया सिर्फ क्या होना चाहिए पर, फिर दूसरी तरफ सिर्फ क्या है पर, और अब शायद एक ज्यादा संतुलित जगह तलाश रहा है। शायद आज की उलझी हुई दुनिया में इसी संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत भी है ना, जहां हमें नैतिक दिशा भी चाहिए और जमीनी हकीकत की समझ भी। ये सब सुनने में बौद्धिक रूप से तो बहुत रोचक है, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में होगा। ठीक है, ये सब जानना दिलचस्प है, पर एक आम नागरिक, एक छात्र या कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, उसे राजनीति सिद्धांत पढ़ने या समझने की क्या जरूरत है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या समाज के लिए क्या व्यावहारिक महत्व है? क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों का ही विषय है? ये सवाल बहुत जायज है और अक्सर पूछा भी जाता है। लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ एकेडमिक जिम्नास्टिक्स नहीं है। ये हमारी राजनीतिक समझ और यहाँ तक कि हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी औजार है। इसके कुछ ठोस काम हैं, फंक्शंस हैं, जो इसके महत्व को दिखाते हैं। जैसे कि पहला, ये हमें उन महत्वपूर्ण कारकों, वेरिएबल्स को पहचानने में मदद करता है जो राजनीति को चलाते हैं। जैसे किसी देश में लोकतंत्र क्यों सफल होता है और कहीं क्यों नहीं? क्या गरीबी और राजनीतिक हिंसा में कोई संबंध है? सिद्धांत हमें इन जटिल सवालों के संभावित जवाबों तक ले जाने वाले रास्ते दिखाता है। दूसरा, जब अलग अलग लोग या संस्थाएं राजनीति पर शोध करते हैं, तो सिद्धांत एक साझा जमीन मुहैया कराता है, जिससे हम उनके नतीजों की तुलना कर सकें, उन्हें परख सकें और बिखरे हुए ज्ञान को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना सकें। एक कॉमन फ्रेमवर्क जैसा। बिल्कुल। तीसरा, ये एक सुसंगत ढांचा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देता है। आप इसे एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक नक्शा आपको किसी अनजान शहर में रास्ता दिखाता है, वैसे ही एक सैद्धांतिक ढांचा हमें जटिल राजनीतिक घटनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में मदद करता है। और चौथा, जैसा हमने पहले भी बात की, ये सिर्फ समझाता नहीं, दिशा भी दिखाता है। विज्ञान और दर्शन दोनों का इस्तेमाल करके ये हमें बताता है कि क्या संभव है, क्या हासिल किया जा सकता है और क्या नैतिक रूप से सही है। ये भविष्य के रास्ते तलाशने में मदद करता है। तो ये तो हुए इसके काम, लेकिन इसका असर कितना होता है? क्या वाकई ये सिद्धांत समाज को बदलते हैं या ये सिर्फ किताबों में ही रह जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसके महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये सच है कि बीच में, खासकर जब व्यवहारवाद का दौर आया था, कुछ लोगों को लगा कि अब मूल्यों और दर्शन की बातें पुरानी पड़ गई हैं, अब सिर्फ डेटा और फैक्ट्स का जमाना है। हाँ, ऐसा कहा गया था। लेकिन आप इतिहास देखें तो साफ पता चलता है कि राजनीतिक सिद्धांतों ने दुनिया बदली है। अब सोचिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये सब क्या हैं? ये सब विचार ही तो है। हाँ, ये महज शब्द नहीं है, ये शक्तिशाली विचार हैं जो राजनीतिक सिद्धांतों से ही निकले हैं। हाँ, इन्हीं विचारों ने क्रांतियों को जन्म दिया, साम्राज्यों को ढाया और नए तरह के समाज और सरकारें बनाने की प्रेरणा दी। ये सिद्धांत हमारे सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानकों को गढ़ते हैं। हम क्या सही मानते हैं, क्या गलत, ये काफी हद तक उन दार्शनिक और राजनीतिक विचारों से प्रभावित होता है जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। अनजाने में ही सही। बिल्कुल, ये हमारे राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। हम किस पार्टी को वोट देते हैं, किन मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं,
इन सब के पीछे अक्सर कोई ना कोई सैद्धांतिक समझ या मान्यता काम कर रही होती है, चाहे हम उसका पता हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये व्यक्तियों और समाज को दुनिया को देखने का एक नजरिया, पर्सपेक्टिव देता है, जीने के लिए मार्गदर्शन देता है, और अगर जरूरत हो तो बदलाव लाने के लिए एक कार्यनीति, स्ट्रैटेजी देता है। ये हमें सोचने के हथियार देता है। तो इसका कुल मतलब क्या है, अगर हम सार निकालें तो यही है कि राजनीतिक सिद्धांत कोई म्यूजियम में रखी पुरानी चीज नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ विषय है जो लगातार विकसित हो रहा है। ये हमें वो लेंस देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि सत्ता कैसे काम करती है, समाज खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं, और हम सब मिलकर एक ज़्यादा न्यायपूर्ण, ज़्यादा बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में कैसे सोच सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है नहीं बताता, बल्कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आज हमने इस बातचीत में देखा कि राजनीतिक सिद्धांत एक बहुआयामी चीज़ है। इसमें इतिहास की गहरी जड़ें हैं, ये दर्शन के बड़े सवाल उठाता है और विज्ञान की मेथोडोलॉजिकल अप्रोच अपनाने की कोशिश भी करता है। ये सिर्फ अमूर्त विचार नहीं, बल्कि ठोस सामाजिक और राजनीतिक हकीकतों से जुड़ा है। और हमने ये भी देखा कि ये स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदला है। शास्त्रीय युग के नैतिक आदर्शों से लेकर आधुनिक युग के वैज्ञानिक आग्रह तक, और अब समकालीन दौर में इन दोनों के बीच एक जरूरी संतुलन साधने की कोशिश तक का सफर इसने तय किया है। और शायद सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए जरूरी है। ये हमें अपनी दुनिया को बेहतर समझने और उसे एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए वैचारिक साधन देता है। बिल्कुल। और इसी चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जो हमारे स्रोत सामग्री के निष्कर्षों से भी जुड़ता है और शायद हम सबको सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए, आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल है ना? हम वैश्वीकरण, अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन, पहचान की नई राजनीति जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में क्या राजनीतिक सिद्धांत के जो दो मुख्य पहलू हमने देखे, एक नैतिक और मूल्यात्मक जो शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा है, और दूसरा वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जो आधुनिक आग्रह से जुड़ा है, क्या इन दोनों के बीच एक गहरा और सार्थक तालमेल बिठाना, उनका समन्वय करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और अहम नहीं हो गया है? क्या यही आज के सिद्धांतकारों और हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है? वाकई एक बहुत अहम सवाल सोचने के लिए। इस ज्ञानवर्धक सामग्री का बहुत शुक्रिया, जिसके आधार पर हम ये गहरी और जरूरी